नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चोल वंश के ऊपर जो क्लास है वो हो रहा है, तो हमने चोल वंश के बारे में जो प्रारंभिक बातें हैं वो हमने देखी है। और उसके बाद उनके जो एक महत्वपूर्ण शासक थे राजराज प्रथम, हमने उनके बारे में देखा था। तो अब हम उनके पुत्र यानी कि जैसा कि मैंने आपको जहाँ तक कि कल की जो हमारी क्लास हुई थी वो हमारा राजराज प्रथम के ऊपर हुआ था, यानी कि राजराज के बारे में हमने सारी बातें जो थी वो देख ली थी। और उसके बाद हमने ला करके अपने क्लास को राजेंद्र जो प्रथम थे उनके ऊपर छोड़ा था, यानी जो राजेंद्र प्रथम थे हमने अपना जो क्लास कल का छोड़ा था वो हमने राजेंद्र प्रथम के ऊपर छोड़ा था। तो आज हम राजेंद्र प्रथम के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में जो सारी बातें हैं वह देखेंगे। आपको बता दें कि राजराज प्रथम और राजेंद्र जो प्रथम है, यह दोनों एक इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जितना योग्य हमें राजराज प्रथम देखने को मिला है उतना ही योग्य हमें राजेंद्र प्रथम भी देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे एक योग्य पुत्र का, एक योग्य सॉरी माफ कीजिएगा, एक योग्य कह सकते हैं पिता का एक योग्य जो पुत्र है वो था ये। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में जो हमें सारी बातें देखने को मिलती है, आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर लें। और इस क्लास के जो लिंक है और जो भी हमारे इस क्लास से संबंधित जो भी विषय वस्तु हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, तो आपको प्लीज जाके उसको अगर चाहे तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको उसके बारे में सारी नोटिफिकेशन जो है क्लास के बारे में, जो मेरे पीडीएफ होते हैं उसके बारे में, एमसीक्यूज के बारे में, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं राजेंद्र प्रथम के साथ। राजेंद्र प्रथम के साथ राजेंद्र प्रथम जो था, आपको एक बार मैंने अभी प्रारंभ में बताया था कि यह जो एक कह सकते हैं कि राजराज जो है उन्हीं के पुत्र थे। इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1004 ईस्वी से लेकर के 1000 1014 ईस्वी से, माफ कीजिएगा, 1014 ईस्वी से लेकर के 1044 ईस्वी तक का टाइम पीरियड इनका हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो मिलती क्या है। इनकी जो उपाधि है सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे कि इनकी जो उपाधि है वो काफी इंपॉर्टेंट जो उपाधि है वो हमें देखने को मिलता है। इनकी जो पहली हमें उपाधि देखने को मिलती है वो गंग कोंड की देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे जो इनकी उपाधि हमें देखने को मिली है वो है गंग कोंड की। गंग कोंड की उपाधि इनका जो है वो हमें देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा हमें वर्णन देखने को मिलता है कि जो राजराज प्रथम है इन्होंने बंगाल का जब अभियान किया था, यानी कि जब इन्होंने बंगाल का अभियान किया है तो बंगाल के अभियान में इन्होंने बंगाल का अभियान जो किया था वो बंगाल से जो है वो गंगा जल जो है वो अपने राज्य में लाने के लिए किया था। तो इन्होंने अपने राज्य से कह सकते हैं बंगाल से गंगा जल का जो कह सकते हैं पूरा एक वो था उसको लाया और अपने यहाँ पे एक तालाब खुदवाई और उस तालाब में जो है वो कह सकते हैं कि वो गंगा जल डाला। इस प्रकार से इन्होंने अपना जो है एक कोंड की जो है गंग कोंड की जो है वो उपाधि इसके कारण इन्होंने अपना जो है वो धारण किया। उसके बाद आप देखेंगे कि इसे सबसे पहले बात आपको बता दूं कि इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है कि इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इसने जो ये कह सकते हैं गंग कोंड की उपाधि धारण की है वो गंगा अभियान जो है, गंगा घाटी अभियान जो है वो जब चलाया था वहां से गंगा जल लाने के लिए, तब इसने गंग कोंड की उपाधि जो है वो धारण की थी। आप देखेंगे कि यह इसे जो कह सकते हैं कि राजेंद्र जो प्रथम में देखने को मिलता है, इसे इतिहासकार इसे इतिहासकार स्मिथ ने स्मिथ ने इसे इतिहासकार स्मिथ ने जो है कह सकते हैं कि एक दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। इसे दक्षिण भारत का,
दक्षिण भारत का, भारत का नेपोलियन कहाँ है? नेपोलियन कहाँ है? ये भी इनके बारे में काफी इंपॉर्टेंट हमें चीज देखने को मिल जाती है। आप एक बात बताइएगा कमेंट सेशन में कि आप एक मुझे क्वेश्चन का जो है वो आंसर दीजिएगा कमेंट सेशन में। आप बताइएगा कि जो हमें कह सकते हैं कि जो हमें गुप्त वंश में आप बताइएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिससे भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको देना है कि गुप्त काल का वो कौन सा शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो आप जरूर बताइएगा उसके बारे में ये सारी बातें। उसके बाद हम देखेंगे इनके हमें अभिलेख जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इनके अभिलेख भी काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो एक प्रमाण के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। वो हमें देखने को मिलता है तिलुवाल गांडू अभिलेख। यह जो अभिलेख है इसमें हम आपको बता दें कि इसमें राजेंद्र प्रथम के बारे में जो जानकारी है वो हमें देखने को मिलती है। इसमें इनके जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो भी भाग है, जो भी इन्होंने विजिट किया है उसका वर्णन जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे इसमें इसमें दक्षिण पूर्व एशिया का जो विजय इन्होंने किया है, विजय का वर्णन मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इनके बारे में देखने को मिल जाती है। इनका एक करंद ताम्रपत्र अभिलेख है जिसमें इनके सिंगल विजय का भी जो इन्होंने सिंगल विजय किया है उसका हमें वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो सिंगल का विजय इन्होंने किया है उसके बारे में जो है हमें वर्णन देखने को मिलता है। इसका नाम जो है वो करंद ताम्रपत्र है, पत्र अभिलेख अभिलेख करंद का अभिलेख। इसमें हमें इनके सिंगल विजय का जो वर्णन है वो देखने को मिलता है। इसमें इनके सिंगल विजय का वर्णन मिलता है। मिलता है। सिंगल विजय का जो हमें वर्णन है इसमें देखने को मिल जाता है। इनके बारे में हमें ये सारी जो बातें हैं वो इनके इस अभिलेख में देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजेंद्र जो प्रथम है इसके बारे में ऐसी हमें जो एक कह सकते हैं कि धारणा है वो देखने को मिलती है। राजेंद्र प्रथम के बारे में एक धारणा हमें देखने को इनके बारे में एक हमें धारणा देखने को मिलती है जो कि विद्वानों द्वारा कहा गया है कि जो राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम अपने योग्य पुत्र का सॉरी अपने योग्य पिता का योग्य पिता का योग्य पुत्र था योग्य पुत्र था। आप देखेंगे कि अपने योग्य पिता का जो है वो योग्य पुत्र हमें देखने को मिल जाता है। इसके बारे में ये जो अवधारणा है वो काफी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। अब आपको एक बात बता दूं कि एक इतिहासकार हैं नीलकंठ शास्त्री। नीलकंठ शास्त्री ने
इनकी और इनके पिता की जो तुलना है, आप देखेंगे कि इनके और इनके जो पिता के हमें तुलना देखने को मिलती है, वो फिलिप और जो कह सकते हैं कि मकदूनिया के जो शासक थे सिकंदर, उनसे इनके साथ तुलना जो है वो की गई है। यानी कि आप देखेंगे कि इनकी जो तुलना है वो मकदूनिया के शासक फिलिप और सिकंदर के साथ इनकी जो तुलना है वो की गई। यानी कि आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि नीलकंठ शास्त्री ने इन्हें मकदूनिया के शासक मकदूनिया के जो शासक हैं फिलिप और सिकंदर के साथ की है। साथ इनकी तुलना की है। यानी कि आप देखेंगे कि ये हमें भारतीय इतिहास में इतने महत्वपूर्ण शासक रूप के रूप में देखे जाते हैं। इनकी जो तुलना हमें देखने को मिलती है वो नीलकंठ शास्त्री ने मकदूनिया के शासक फिलिप और सिकंदर के साथ इनकी तुलना जो है वो की है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें शासक जो है वो देखने को मिलती है। एक बात और आपको बता दूं कि जो राजराज प्रथम थे, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि जो राजराज प्रथम थे उन्होंने अपने शासन काल के ही दौरान राजेंद्र प्रथम को अपना जो है वो युवराज घोषित कर दिया था, यानी कि उत्तराधिकारी जो है वो घोषित कर दिया था। तो इस कारण से हमें इनके साथ कोई एक प्रारंभिक जो हमें युद्ध है वो देखने को नहीं मिलता। तो इस कारण आप देखेंगे कि यह एक कह सकते हैं कि राजराज प्रथम के शासन काल में ही बनाए गए शासक के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि राजराज प्रथम ने इन्हें राजराज प्रथम ने इन्हें अपने जीवन के यानी कि राजेंद्र प्रथम को इन्हें अपना अधिकारी घोषित कर दिया था या था। तो ये जो जानकारी है वो हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाती है कि राजेंद्र जो प्रथम हमें देखने को मिले हैं वो अपने पिता के शासनकाल में ही युवराज बना दिए गए थे और इस कारण से इनका एक महत्वपूर्ण जो है वो हमें जानकारी देखने को मिल जाती है। ये तो हमने देखी इनके बारे में जो प्रारंभिक बातें थी वो सारी बातें हमने देखी कि इनकी उपाधि क्या थी, इन्होंने क्या क्या किया था, इनके कौन से अभिलेख देखने को मिलते हैं, इनके पुराणिक क्या साक्ष्य हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इनके जो प्रमुख विजय हैं वो उनके बारे में, यानी कि आप देखेंगे कि इनके जो प्रमुख विजय हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से विजय कौन कौन से अभियान किए और कौन कौन से युद्ध इन्होंने लड़े। आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास में अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा महान शासकों में से हमें जो देखने को मिल जाता है वो राजेंद्र प्रथम देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसने न कि भारत में अपने साम्राज्य को फैलाया था और न कि इसने भारत में अपने साम्राज्य को फैलाया था, इसने विदेशों में भी अपने साम्राज्य को जो है वो फैलाया था। आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के दक्षिण में जितने भी आप देखेंगे कि देश लगभग देखने को मिलते हैं वो लगभग सारे के सारे जो देश थे राजेंद्र प्रथम ने विजिट कर लिए थे, यानी कि उसको जीत लिया था और उनको उन पे अपना जो कह सकते हैं एक प्रभुत्व जो है वो स्थापित कर लिया था। आप देखेंगे कि इन्होंने भारत पे नहीं भारत के अलग भूभागों पर भी इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो निरंतर अपने शासनकाल में बना के रखा था। इन्होंने यहाँ से बर्मा से, चीन से, मालदीव से और श्रीलंका से ऐसे तमाम जो हमें देखने को मिलते हैं ऐसे तमाम जो हमें वहाँ के कह सकते हैं कि जो देखने को मिले हैं वहां से सारे के सारे द्वीपों पर, सारे के सारे राज्यों पर इन्होंने अपना जो है वो दबदबा बना रखा था। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने उत्तर भारत में इन्होंने बंगाल का जो अभियान किया है, यहाँ भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि इन्होंने बंगाल का अभियान किया है। बंगाल के अभियान में इन्होंने क्या क्या कार्य किया, सिर्फ बंगाल का अभियान इन्होंने जो है ऐसा कहा जाता है एक अपना शक्ति जो प्रदर्शन था उसके लिए किया था। हालांकि वो वहां से इन्होंने गंगा जल लाने का जो प्रयास है वो किया था, गंगा जल को लाया था और अपने यहाँ पर एक नहर या तालाब कह सकते हैं कि उसका निर्माण करवा करके उसमें उन्होंने उस गंगा जल को प्रवाहित किया था। प्रवाहित करने के बाद इन्होंने गंग कोंड की जो है वो उपाधि धारण की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक गंग का कोंड जो था उसको बनवाया था, तो इस कारण से उन्होंने गंग कोंड की जो है वो उपाधि धारण की थी। तो उन्होंने बंगाल से गंगा जल लाया था, इस बात को आप जानते रहिएगा। तो गंगा जल कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो राजेंद्र प्रथम का
हमें अभियान देखने को मिलता है वो किस कारण से था और क्या उसकी विशेषताएं थी, तो आप इस चीज को नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके विजय के बारे में। इनके विजय के बारे में मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि उन्होंने काफी देशों में जो है अपना ख्याति जो था उसको फैला रखा था। तो हम अब इनके विजयों के बारे में देखेंगे। राजेंद्र की विजय। राजेंद्र की विजय कह सकते हैं या राजेंद्र की विजय विजय अभियान कह सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपना कह सकते हैं कि अगर आप नोट्स बनाए तो इस प्रकार से बनाएं कि राजेंद्र की विजय कह सकते हैं या राजेंद्र का विजय अभियान कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो राजेंद्र प्रथम का जो विजय अभियान है वो हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम के बारे में हमने सारी बातें प्रारंभिक देखी और उसके बाद अब हम इनके विजयों के बारे में जो है वो वर्णन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रथम का जो हमें कह सकते हैं कि पहला जो हमें युद्ध देखने को मिलता है वो कल्याणी के चालुक्य के साथ देखने को मिलता है। इसकी जो पुष्टि है यानी कि आप देखेंगे इस बात को कहने की जो बात है वो नीलकंठ शास्त्री ने अपने लेख में कहा है। यानी कि आप देखेंगे कि हमें जो पहला उदाहरण देखने को मिलता है नीलकंठ शास्त्री द्वारा जो है वो प्रतिपादित किया गया है। यानी कि नीलकंठ शास्त्री द्वारा दिया गया है कि राजराज प्रथम का सॉरी राजेंद्र प्रथम का पहला अभियान जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है वह हमें अगर आप देखेंगे कि जो इनका पहला हमें अभियान देखने को मिला है वह हमें कल्याणी के चालुक्यों के साथ देखने को मिल रहा है। कल्याणी के साथ हुआ कल्याणी के चालुक्यों के साथ इनका जो हमें पहला युद्ध है वो हमें देखने को मिल जाता है। एक बार और आपको बता दूं कि जो राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य शासक राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य शासक जो हमें देखने को मिले हैं यानी कि जो चालुक्य शासक जयसिंह देखने को मिले हैं इनसे युद्ध किया था। और आप देखेंगे कि जो तुंगभद्रा दोआब का क्षेत्र है वहां पे इन्होंने अपना जो है वो कब्जा कर लिया था। यानी कि आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम ने चालुक्य शासक जयसिंह को हराया था तथा तुंगभद्रा दोआब का क्षेत्र आपका क्षेत्र जीता था या कह सकते हैं कि अपने राज्य में जो है इसको हस्तांतरित कर लिया था, इसको अपने राज्य में मिला लिया था। तदुपरांत इन्होंने सिंघल का जो कह सकते हैं कि सिंघल का जो अभियान है वो किया था। यानी कि आप देखेंगे इस युद्ध के बाद जैसे ही ठीक बाद इन्होंने कह सकते हैं कि जो सिंघल की विजय है वो की है। यानी कि आप देखेंगे सिंघल की विजय जो है की है। जो सिंघल की विजय है यानी कि आप कह सकते हैं श्रीलंका का जो विजय है वहां के जो हमें नरेश देखने को मिले यानी कि जो उनका नाम हमें देखने को मिलता है वह महेंद्र पंचम है। यानी कि आप देखेंगे कि सिंघल के बाद तदुपरांत इन्होंने सिंघल का अभियान किया और सिंघल का अभियान है वो इन्होंने किया।
सिंघल का अभियान ये करने के बाद आप देखेंगे कि जो सिंघल का अभियान है इन्होंने जब किया, उस अभियान को करने के बाद इन्होंने जो वहां के शासक थे, यानी कि आप देखेंगे कि श्रीलंका के शासक, लंका के शासक जय सिंह को, जय सिंह पंचम को, जय सिंह पंचम को, पंचम को बंदी बना लिया, वो बंदी बना लिया। बना लिया, तो जब बंदी बना लिया तो उसको ला करके इन्होंने अपने राज्य में उसको रखा, एक जगह इनका जो राज्य है यहाँ पे इन्होंने रखा, और यहाँ पर इनकी 12 वर्ष के बाद जो है वो मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो जयसिंह है, यहाँ पर सिंह की 12 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में ये जो सारी बातें हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें देखने को मिलती है। इसके बाद राजेंद्र प्रथम ने एक पांडे के ऊपर जो केरल के कह सकते हैं कि केरल का अभियान किया, केरल या कह सकते हैं कि पांड का अभियान किया, जो कि इन्होंने विजित कर लिया और अपने राज्य का एक अलग हिस्सा जो है उसको बना करके एक अपने हिसाब से उसको साम्राज्य का एक संचालन किया था। तो ये अभी हम इनके बारे में देखेंगे। तो पहले आप इसका एक बार कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं आप एक बार इसका जो है वो कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आपको इसका फिर से आपको इसके आगे की जो क्लास है वो करता हूँ। चलिए, हाँ, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो राजेंद्र की विजय हुए हैं उसमें हमने देखा कि उनके विजयों के बारे में, उनका जो पहला विजय हमें देखने को मिल जाता है, और जो प्रथम हमें अभियान देखने को मिलता है वो कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके साथ देखने को मिलता है। हालांकि कल्याणी के चालुक्य को हरा करके राजेंद्र जो प्रथम है, सॉरी माफ कीजिएगा, चालुक्य वंश को हरा करके जो राजेंद्र प्रथम है इन्होंने अपने राज्य में इनको मिला लिया, यानी कि तुंगभद्रा द्वाब का जो क्षेत्र था उसको अपने राज्य में मिला लिया था। उसके बाद इन्होंने जो है वो सिंघल का अभियान किया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने श्रीलंका पे अभियान किया, और श्रीलंका का अभियान करने के पश्चात वहां के जो शासक थे जयसिंह पंचम को इन्होंने अपने राज्य में लाकर बंदी बनाकर रखा, और बंदी बनाने के बाद इनकी 12 वर्ष के बाद जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो एक प्रारंभिक बातें थी वो देखी। अब हम इनके बारे में जो आगे की बातें हैं वो देखेंगे। तो मैं पहले बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो चलिए, अब हम देखेंगे कि इसके तदुपरांत यानी कि इनके बाद जो हमें इनका अगला हमें कह सकते हैं विजय अभियान जो देखने को मिल जाता है वो विजय अभियान केरल और पांड्य के साथ देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि इनका जो अगला हमें अभियान देखने को मिलेगा वो केरल और पांड्य के शासकों के साथ देखने को मिलेगा। इनका अगला अभियान केरल एवं पांड्य राज्यों के साथ हुआ, इस राज्य को इन्होंने विजित किया और इसको एक अलग हिसाब से, यानी कि आप देखेंगे इसे जीत करके इन्होंने एक अलग राज्य का एक अलग राज्य में जो है इसको परिवर्तित कर दिया। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। राजेंद्र प्रथम ने कलिंग का जो है विजय है उसको भी किया था, यानी कि आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम ने जो कलिंग का विजय किया है, ऐसा माना जाता है कि जो कलिंग का विजय किया है इसके बाद इनका हमें जो अगला देखने को मिलता है
राजेंद्र प्रथम ने कलिंग अभियान किया। कलिंग का अभियान जो था उसको किया। इस अभियान को करने का जो हमें कह सकते हैं एक ध्येय देखने को मिलता है, एक कह सकते हैं जो कारण देखने को मिल जाता है, वो ये देखने को मिलता है कि राजेंद्र प्रथम ने अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए जो है वो इस अभियान को किया था। यानी कि आप देखेंगे कि इन्होंने इस अभियान को जो किया है, इनका उद्देश्य जो था वो गंगा घाटी का अभियान करने से पहले अपनी शक्ति का जो कह सकते हैं प्रदर्शन जो है वो करने के लिए उन्होंने किया था। यानी कि कह सकते हैं इस अभियान को करने का श्रेय जो ध्येय जो देखने को मिलता है वह अपनी शक्ति प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन करने का माना जाता है कि इन्होंने अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए ये जो अभियान है वो किया था। उसके बाद आप देखेंगे इसके तदुपरांत इन्होंने जो है वो गंगा घाटी अभियान किया है। इन्होंने इसके बाद गंगा घाटी अभियान किया है। इसके बाद इन्होंने गंगा घाटी का जो अभियान है वो किया है। यानी कि गंगा घाटी का जो अभियान हमें देखने को मिलता है वो इसके बाद हमें देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि इन्होंने जो ये अभियान किया है, इनका जो एक कह सकते हैं कि जो ये जो अभियान है इन्होंने विक्रम चोल के नेतृत्व में भेजा था। यानी कि आप देखेंगे कि जो अभियान है यह विक्रम चोल के में भेजा था। तो इनके बारे में हमें ये भी जानकारी देखने को मिल जाती है कि इन्होंने जो अपने गंगा घाटी के अभियान किए हैं वो हमें अभियान का जो कह सकते हैं एक नेतृत्व जो करने के लिए भेजा था तो वो थे विक्रम चोल। यानी कि विक्रम चोल जो हमें देखने को मिलते हैं वो उन्होंने इस अभियान का जो है एक कह सकते हैं कि प्रतिपादित किया था। और इस अभियान में आप देखेंगे कि जो बंगाल के हमें पाल वंश देखने को मिलते हैं का जो शासक हमें देखने को मिला है महिपाल जो है वो पराजित हुआ था। यानी कि आप देखेंगे कि इस अभियान में बंगाल के पाल शासक महिपाल पराजित हुए थे। आप देखेंगे कि जो ये अभियान बंगाल का देखने को मिलता है, जो कह सकते हैं गंगा घाटी का अभियान कह सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया गंगा घाटी का अभियान ये बंगाल पे इन्होंने किया था। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया कि बंगाल का अभियान भी कहा जाता है इसको, और गंगा घाटी का अभियान भी कहा जाता है। इस अभियान में जो पराजित हुआ था शासक वह पाल वंश का शासक था, जिसका नाम हमें महिपाल देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जो महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम कह सकते हैं इनको, महिपाल प्रथम इस वंश का जो यहाँ पे जो बंगाल पे इस समय यह शासन कर रहा था, इसको पराजित इन्होंने किया था। और उसको पराजित करने के बाद यहाँ से गंगा का जो जल है उसको अपने राज्य में लाके स्थापित किया था, और वहां से गंगचोल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गंगकोंड की जो है उपाधि धारण की थी। इसी अभियान के बाद इन्होंने गंगचोल की नाम की जो उपाधि है वो धारण की थी। आपको एक बात और बता दूं कि इस अभियान की सफलता के बाद जो राजेंद्र प्रथम है उन्होंने तिरुचिरापल्ली में एक कह सकते हैं कि गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नगर की जो है वो स्थापना की। यानी कि आप देखेंगे कि इस अभियान के सफलता के बाद
सफलता के बाद जो हमें इनका एक कह सकते हैं कि जो नगर इन्होंने बसाया था गंगचोल जी तिरुचिरापल्ली में नगर बसाया था, तिरुचिरापल्ली में। तिरुचिरापल्ली में एक नगर बसाया था, एक नगर नगर हमें जो देखने को मिलता है, इस नगर का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो गंगई कोल्ड चोरपुरम, यानी कि आप देखेंगे कि गंगई कोंड चोलपुरम नगर बसाया। इस अभियान के बाद हमें यह जो अभी एक नगर जो है वो इन्होंने बसाया था। उसके बाद आप देखेंगे इस अभियान में चोलों का जो धाक है वो संपूर्ण कह सकते हैं कि भारत में जो है वो जम जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि एक जो धाक है वो संपूर्ण भारत में जम जाता है। के बाद चोलों का धाक पूरे भारत में जम जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि इस अभियान, ये जो अभियान हो रहा है, इस अभियान के बाद चोलों का जो धाक है वो पूरे भारत में जम जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो अभियान किया था। और एक बात आपको बता दूं कि इस अभियान का जो अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल का जो अभियान है, इसका एक अप्रत्यक्ष जो कह सकते हैं कि हमें कारण जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि इस अभियान का एक अप्रत्यक्ष कारण देखने को मिलता है। अभियान का एक अप्रत्यक्ष, यानी कि आप देखिएगा प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष, आप समझिएगा, अप्रत्यक्ष कारण हमें देखने को मिलता है कि दक्षिण भारत के जो कुछ कह सकते हैं कि हमें वहां के जो निवासी थे वो बंगाल में आकर स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं, यहाँ पे हमें कुछ जो कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो वहां पे आके रहने लग जाते हैं। अनेक विशेष दल, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि दक्षिण भारत के अनेक विशेष दल बंगाल में आके रहने लग जाते हैं, बंगाल में रहते हैं। यह जो थे वो ब्रह्म और क्षत्रिय हमें देखने को मिलते हैं, जो हमें विशेषतः हमें जो कह सकते हैं कि जो दल देखने को मिले हैं वो ब्रह्म और क्षत्रिय के देखने को मिले हैं। ब्रह्म एवं क्षत्रिय का देखने को मिला है, क्षत्रिय का देखने को मिला है कि इन्होंने जो है वो यहाँ पर निवास किया है और इनके बारे में देखा है। उसके बाद आपको बता दूं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो वस्तुतः हमें मूल निवासी देखने को मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे कर्नाटक के जो हमें मूलतः निवासी देखने को मिले हैं वो ब्राह्मण थे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, कर्नाटक के मूलतः निवासी ब्राह्मण थे। ऐसा कई विद्वानों का मानना है कि इन्होंने यानी कि जो यहाँ पे के ब्राह्मण थे, इन्होंने अपना कह सकते हैं कि लालन पालन करने के लिए इन्होंने जो एक कह सकते हैं क्षत्रिय धर्मों का जो है वो पालन करना प्रारंभ किया था, यानी कि क्षत्रियों का जो है वो धर्म का प्रतिपादन करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि क्षत्रियों की तरह इन्होंने अपना एक कह सकते हैं जो आचरण है वो अपना बना लिया। इन्होंने अपना आचरण क्षत्रियों की तरह
बना लिया, बना लिया। इस प्रकार से हमें इनके बारे में देखने को मिल जाती है जो जानकारी है। अब हम देखेंगे कि राजेंद्र ने दक्षिण पूर्व एशिया में भी विजय किया था, यानी कि इनके बारे में हमें ये भी जानकारी देखने को मिल जाती है कि इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में भी विजय किया था। जैसा कि मैंने इसका उदाहरण मैंने पहले आपको दिया था, इनका करैन दय अभिलेख है, इसमें हमें दक्षिण पूर्व एशिया का जो है वर्णन वो देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया का विजय किया। दक्षिण पूर्व एशिया का जो है वो विजय किया। इसमें हमें इनका जो अभियान जो देखने को मिला है, सबसे महत्वपूर्ण अभियान जो है वो हमें कडारम का अभियान देखने को मिलता है। एक कडारम का अभियान था जो इनके लिए एक महत्वपूर्ण अभियान हमें देखने को मिला है। इस अभियान में इन्होंने ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 5-6 अभियान किए थे विदेशों में। तो वहां पे आप देखेंगे कि कडारम का अभियान है, श्री विजय का अभियान है। तो मैं यहाँ पे कुछ अभियानों के इनके जो नाम है वो आपको बता देता हूँ कि जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है कडारम का देखने को मिलता है। अभी कडारम के बारे में एक महत्वपूर्ण बातें जो है वो बताऊंगा, ठीक है। श्री विजय का अभियान है, श्री विजय का अभियान हमें देखने को मिला, यानी कि जो श्री विजय का अभियान है वो हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। अंडमान निकोबार का अभियान है, अंडमान निकोबार का अभियान है। और हमें जो इनके अभियान देखने को मिलते हैं उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है अराका पेंगू या कोष्टक में इसको बर्मा भी कह सकते हैं, बर्मा का अभियान किया था। इन सभी का सफल अभियान किया था, इन सभी का सफल अभियान किया था। या तो हमें इनके बारे में ये जानकारी देखने को मिल जाती है कि इन्होंने यहाँ पर एक जो सफल अभियान है वो अपना चलाया था। उसके बाद आप देखेंगे कटारम का जो अभियान है या कटाह का अभियान है, ये इनके शासन काल के सबसे अंतिम दिनों में हुआ था। यानी कि आप देखेंगे इनका जो अंतिम हमें अभियान देखने को मिलता है वो यह देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि कटारम का अभियान इनका अंतिम अभियान था, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सर्व प्रमुख अभियान था। यानी कि आप देखेंगे कि सबसे प्रमुख अभियान हमें देखने को मिलता है, अंतिम अभियान और सर्व प्रमुख अभियान था। इनके जीवन का ये अंतिम अभियान हमें देखने को मिला है और ये सबसे ज्यादा इनका महत्वपूर्ण अभियान हमें देखने को मिला है। अब हम देखेंगे कि जो राजेंद्र प्रथम है इनकी उपलब्धियां क्या है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा और उसके बाद मैं आगे की बातें जो है वो आपको बताऊंगा। तो मैंने अभी आपको इनके बारे में सारी जो बातें हैं बता दिया, एक बार मैं इसको आपको रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया इनका जो हमें पहला अभियान देखने को मिलता है वो कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके साथ देखने को मिलता है। तो कल्याणी के जो चालुक्य हैं उनके साथ देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि चालुक्यों को इन्होंने परास्त करके जो तुंगभद्रा नदी का दोआब क्षेत्र था उस पर जो है वो अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो अगला अभियान हमें देखने को मिल रहा है वो केरल और पांड्य का अभियान देखने को मिला है। यानी कि आप देखेंगे केरल का और जो पांड्य के साथ जो उनका अभियान है वो हमें देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि राजेंद्र प्रथम ने कलिंग का अभियान किया था। आपको बता दूं कि कलिंग अभियान का जो उद्देश्य था वो बस इनकी जो है वो एक शक्ति को प्रदर्शित करने का जो है वो एक साधन में देखने को मिल जाता है। इसके बाद इन्होंने गंगा घाटी का अभियान किया था। यानी कि जो गंगा घाटी का अभियान था इसको करने से पहले उस अभियान को किया था जो हमें कलिंग का अभियान देखने को मिलता है। वो गंगा घाटी अभियान को करने से पहले अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने किया था। उसके बाद आप देखेंगे इनकी जो हमें अगली जो कह सकते हैं कि
इनका जो अगला हमें अभियान देखने को मिला है वो हमें देखने को मिला है। आपको एक बात और बात बता दूं कि जो गंगा घाटी का अभियान इन्होंने किया है वो विक्रम चोल के नेतृत्व में इन्होंने अपनी सेना को जो है वो भेजा था। उसके बाद इस अभियान में जो बंगाल के शासक थे उस समय महिपाल हमें देखने को मिले, यानी कि महिपाल महिपाल जो प्रथम थे वो इस समय यहाँ के शासक थे और वो यहाँ पर पराजित हुए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इस अभियान को सफल करने के बाद इन्होंने एक कह सकते हैं कि गंगकोंड चोल गंगकोंड की जो उपाधि है वो धारण की थी, क्योंकि इन्होंने गंगा का जल जो है वो अपने राज्य में ला करके वहां पे एक कुंड को बनवा करके वहां पे इन्होंने इसको रखा था। अभी इनकी उपलब्धियों में आपको बताऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे इनका जो इन्होंने एक और जो इनकी सफलता महत्वपूर्ण मानी जाती है, इन्होंने त्रिचनापल्ली में एक कह सकते हैं कि गंगैकोंडचोलपुरम नामक एक नगर की जो है वो स्थापना की, जो कि इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज और हमें देखने को मिलता है कि इससे इनके इस अभियान को करने से संपूर्ण भारत में इनका जो धाक है वो जम जाता है, इनको एक प्रमुख उस समय शक्ति के रूप में माने जाने लगता है। उसके बाद आपको एक बात और बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस अभियान के सारे जो है वो पॉजिटिव फैक्ट है, निगेटिव फैक्ट भी हमें देखने को मिले हैं। इस अभियान को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमें देखा जाता है कि वस्तुतः दक्षिण भारतीय कई ऐसे दल थे जो कि बंगाल में आके जो है वो बसने लग गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें जो देखने को मिलता है वो बंगाल में वो ब्रह्म और कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय है वो हमें ज्यादातर इसमें देखने को मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि कर्नाटक के जो मूलतः निवासी थे वो ब्राह्मण थे, जो कि अपने जीवन को चलाने के लिए कह सकते हैं जीवन का पालन करने के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म का जो है वो पालन करना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि इनके जो इन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किया है, जिसका कि हमें उदाहरण जो है वो मैंने आपको बताया कि इनका एक करंदय अभिलेख है, वहां पे हमें इनके बारे में सारी जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। आप देखेंगे कि इन्होंने जो दक्षिण पूर्व एशिया का अभियान किया था उसमें इनके कुछ जो हमें राज्य कह सकते हैं जो देश है वो देखने को मिल जाते हैं, राज्य कह सकते हैं, राज्य कहना ज्यादा उचित होगा। तो एक कांडारम का जो एक कह सकते हैं कि देश है, श्रीविजय है, अंडमान निकोबार है, अकारा है, इसके बाद पेंगू या बर्मा, ये सारी जो हमें देश हैं वो देखने को मिल जाते हैं कि जिनका अभियान इन्होंने सफलतापूर्वक किया था। एक बात और बता दें कि जो कटारम का अभियान है वो इनका अंतिम अभियान है, यानी कि और सबसे महत्वपूर्ण अभियान भी है। आपको बता दूं कि कल्याणी के जो चालुक्य है इनके साथ पहला हमें संघर्ष देखने को मिलता है और कटारम का इनका अंतिम हमें युद्ध देखने को मिलता है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि जो कल्याणी के चालुक्य है उनके साथ इनका पहला हमें देखने को मिलता है और जो कटारम का युद्ध है ये हमें इनके जीवन का अंतिम युद्ध के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो राजेंद्र प्रथम ने जो अपने जीवन में उपलब्धियां प्राप्त की थी, हम उनके बारे में जो है वो बात करेंगे। तो चलिए आप पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे अपनी जो क्लास है उसको बढ़ाऊं। चलिए अब हम देखेंगे राजेंद्र की उपलब्धियां, जो राजेंद्र प्रथम के में उपलब्धियां देखने को मिली है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियां, आपको बता दूं कि मैं सिर्फ इनके शासकों के बारे में ही आपको बता रहा हूं। अभी इनके साथ इनके समय जो वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में भी मैंने चर्चा नहीं किया है, तो मैं इस सेशन के लास्ट में इन सभी बातों का जो है वो समझ में आपके सामने लेकर उपस्थित हो जाऊंगा, ताकि आपको इनके बारे में जो इनके यहाँ का संस्कृति थी, जो कह सकते हैं व्यवहारिक जीवन था, वो सारी बातें आपको पता चल सके। आपको एक बात और आपको जो इनका हमें पहला कार्य देखने को मिलता है, जो पहली उपलब्धि हमें देखने को मिल जाती है वो राजेंद्र प्रथम की हमें जो पहली उपलब्धि देखने को मिलती है वो सिंचाई के लिए अपने राज्य में 16 मील लंबा नहर खुदवाया था इन्होंने। इनकी जो पहली उपलब्धि में देखने को मिली है
इन्होंने 16 मीटर लंबा एक तालाब खुदवाया था, सॉरी माफ कीजिएगा, तालाब खुदवाया था, तालाब खुदवाया, तालाब खुदवाया था। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एक और हमें जो महत्वपूर्ण चीजें जो देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है, इन्होंने इस नहर का जो निर्माण की शुरुआत है वो कह सकते हैं कि जो एक चोल गंगा, यानी कि आप देखेंगे चोल गंगा, इस नहर को जो कहा जाता है कि चोल गंगा गंगा नहर, नहर या तालाब, तालाब का निर्माण कार्य जो है, निर्माण कार्य कराने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को जाता है, प्रथम को जाता है। यानी कि जो राजेंद्र प्रथम था, यह इसने जो चोल गंगा है या नहर कह सकते हैं, चोल गंगा का जो नाम में देखने को मिलता है, चोल गंगा नहर या तालाब का जो निर्माण कार्य जो इन्होंने प्रारंभ करवाया था वो इन्हीं के शासन काल में शुरुआत किया गया था। तो इसकी जो वैधता दी जाती है वो इन्हीं के शासन काल में दी जाती है। इस बार और आपको बता दूं कि वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए इन्होंने एक कह सकते हैं विद्यालय का जो है वो स्थापना करवाया था। वैदिक साहित्य की के अध्ययन के लिए विद्यालय का निर्माण किया, का निर्माण कराया, करवाया। आप देखें कि इन्होंने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विद्यालय का जो है वो निर्माण कराया। और जो हमें इनके बारे में जो और जानकारी जो देखने को मिलती है वो ये है कि आप देखेंगे कि 1000 माफ कीजिएगा 1033 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था, व्यापारी दूत मंडल कह सकते हैं जो भेजा था 1033 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने अपना दूत मंडल चीन भेजा था, चीन भेजा था, चीन भेजा था। तो हमें इनके बारे में ये जो जानकारी है वो भी देखने को मिलती है। इन्होंने अपना एक राजनीतिक जो कह सकते हैं कि जो राज्य का जो विस्तार है वो भी इन्होंने बखूबी किया था। आप देखेंगे कि कंबोडिया के शासक जो है मखेर, यानी कि आप देखेंगे कंबोडिया के जो शासक है मखेर राजा के साथ इनका जो है राजेंद्र प्रथम का एक मित्रता जो है वो स्थापित हुआ था। ये भी हमें इनके बारे में वर्णन देखने को मिल जाता है। जो तीसरी उपलब्धि इनके बारे में देखने को मिलती है वो यह देखने को मिलती है कि कंबोडिया का शासक कंबोडिया का जो हमें शासक देखने को मिला है खमेर खमेर राजा के साथ इनका सकते हैं कि जो यह राजा है इनके साथ इनका मित्रता जो था इसको स्थापित किया था स्थापित किया था। इसका भी उदाहरण जो हमें है वो इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें अगले शासक के रूप में जो देखने को मिल जाते हैं वो हमें राजाधिराज देखने को मिलते हैं। राजाधिराज जो प्रथम है उनके बारे में ये वर्णन देखने को मिलता है। यह जो है एक शासक के रूप में जो है वो कार्य करने हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इनके जो हमें अगला जो शासक हमें देखने को मिलते हैं वो राजाधिराज प्रथम है।
तो हमने इनके बारे में आज की जो क्लास में ये सारी बातें जो है वो देखी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अब हम राजाधिराज के बारे में कल देखेंगे, राजाधिराज राजेंद्र द्वितीय के बारे में और वीर प्रथम के बारे में, कह सकते हैं महेंद्र वीर प्रथम के बारे में। इन सभी के बारे में हम जो है वो अपने कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं तक रखेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसा पसंद आया, आप जरूर बताइएगा। और इनके बारे में जो है हम और बातें करेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जो है वो आंसर आप सभी को देने का जो है वो पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।